अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप देख रहे हैं आईना और मैं हूं राना अबरार खालिद। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुज़श्ता बुध को माली साल 2024-25 का बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया, जिसका हुजम 18,877 अरब रुपए है। नाजरीन, अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो बजट यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है बचत, बचत सेविंग। यूं तो आप भी हर महीने अपने घर का बजट बनाते हैं, लेकिन घरेलू बजट और हुकूमती बजट में एक बुनियादी फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि जब कोई भी शख्स घरेलू बजट बनाता है तो उसके सामने एक माहवार आमदनी होती है, जो कि लगी बंधी आमदनी होती है, जिसके तहत और उसके मुताबिक वो अपने महीने के अखराजात का तखमीना लगाता है। इसके बरक्स जब कोई हुकूमत मुल्क का बजट बनाती है तो इसका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। सबसे पहले अगले माली साल के अखराजात का तखमीना लगाया जाता है और उसके बाद आमदन यानी रेवेन्यू का बंदोबस्त किया जाता है। बिलाशुबा हुकूमत का सबसे बड़ा जरिया आमदन यानी रेवेन्यू का जरिया टैक्सेज हैं, जबकि हर साल बजट साजी के वक्त टैक्सेज में रद्दोबदल करके अखराजात पूरे किए जाते हैं, उसकी कोशिश की जाती है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आइंदा माली साल के बजट का बिलखसूस इस जाविये से जायजा लेंगे कि क्या ये बजट पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दे सकता है। नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मारूफ इकानोमिस्ट और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर इनलैंड रेवेन्यू शाहिद हुसैन असद। उनके अलावा स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नायब सदर कुरातुल ऐन साहिबा, जबकि मेंबर कौमी असम्बली मलिक इंजीनियर मलिक गुल असगर खान बिगोर भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, हम शाहिद हुसैन असद साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। शाहिद साहब, ये बताइए कि इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क की मईशत डिफ़ाल्ट के ख़तरे से बाहर आ चुकी है, बल्कि आज करंट अकाउंट और महंगाई समेत बहुत सारे मुआशी इशारे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को एडमिट किया कि उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में ये बजट पेश किया है। बिलाशुबा ये जो मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं, इनका सिरा पीडीएम हुकूमत जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसके सिर भी जाता है, और गुज़श्ता निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का भी कंट्रीब्यूशन है। ये जो मुश्किल वक्त में एक बजट पेश हुआ है, क्या हम इससे ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये बजट मुआशी इस्तेहकाम दे पाएगा? देखिए, आपने टोटल एक्सपेंडिचर जो बजट का बताया है वो 18,777 बिलियन बताया है, जी, 877 अरब जो रुपए। कि ठीक है ना जी। अब इसके मुताबिक हमने वसाइल इकट्ठे करने हैं। वसाइल हमारे तकरीबन 13,000 बिलियन FBR की कलेक्शन होगी। इसमें से कुछ 7,500 बिलियन चले जाएंगे प्रोविंसेस को अंडर NFC अवार्ड, क्योंकि 57.5% प्रोविंसेस को जाता है जी बाकी बचा कुछ तकरीबन 5,500 अरब। तकरीबन 4800 बिलियन आपने इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू रखा है। ये सारा तकरीबन हमारे पास 10,500 से कुछ कम रहता है। इस 10,500 के अगेंस्ट अब आप अपने एक्सपेंडिचर मोटे मोटे लगा लीजिए। 9,775 बिलियन तो आपने कर्जे की किस्तें देनी है जी और कोई 2100 बिलियन हमारा डिफेंस का बजट है। जी 1014 बिलियन हमारा पेंशन का बजट है। जी इसके अलावा बाकी PSDP हमने 1400 बिलियन रखा है। और दूसरा जो रनिंग ऑफ द करंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खर्चे अलहदा हैं। टोटल हमने 8,500 अरब कर्ज लेके गुजारा करना है। जी शाहिद साहब, उसके लिहाज से चूँकि कंटिन्यूसली पिछले साल से हमारा हर साल का बजट खसारे का ही आता है। अब इसका किसी भी घर को चलाने का तरीक़ेकार दो ही होते हैं। या तो आप अपनी आमदनी में इजाफ़ा करते हैं। अगर मेरी आमदनी थोड़ी है, मैं नौकरी करता हूं, तो मैं 2 शिफ्ट में काम करूं, कोई और काम करूं। जी दूसरी तरफ मुझे अपने ख़र्चे घटाने की ज़रूरत होती है। तो बजट में जो चीज़ नज़र आती है वो एक तो ये कि ख़र्चे घटाने की कोई मुनासिब कोशिश नज़र नहीं आती।
और उस गवर्नमेंट का साइज़ बहुत बड़ा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। पीएसडीपी भी हमने 1400-1500 बिलियन रखा है, जबकि पिछले साल तकरीबन 400-500 बिलियन से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। जी अगर हम इसमें 1000 बिलियन बचा लेते तो हमारा ये 8500 बिलियन में से कुछ कम हो जाता। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रियां हैं जो 2010 ऑनवर्ड्स डिवॉल्व हुई हैं, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रही हैं। उनको प्रोविंसेस में जाना चाहिए, बिकॉज प्रोविंसेस को पेमेंट तो हो जाती है, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। जी ये सारे के सारी मिनिस्ट्रियां भी डिवॉल्व होनी चाहिए, इसमें आपकी बहुत सी बचत हो सकती है। कुरातुल साहिबा, जिस दिन बजट कौमी असम्बली में पेश हुआ, अगले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2500 पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप इस हवाले से, आप क्योंकि बिजनेस सेक्टर की नुमाइंदगी करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये बजट जो कि हम एक ख़ास दौराहे पर खड़े हैं, कि हम डिफ़ॉल्ट की पोजीशन जो थी उससे गुजर आए हैं, इकनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हुए हैं, तो क्या ये बजट मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा? थैंक यू वेरी मच जी। राना साहब, इस तरह से है कि जिस तरह की मुल्की हालात थे और जैसी सिचुएशन में से हम गुजर के आए हैं और जितना हम पे आईएमएफ का प्रेशर भी है और जो करंट सिचुएशन है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो ट्राई किया है कि इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें। अब देखिए, हर चीज़ के आपको पता है कि कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। जी सो पॉजिटिवली जो है, इस बजट के अंदर जो सबसे पहली पहली बात मैं ये कहूँगी कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने खुद जो कहा कि इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर है हमारा, पब्लिक एंटरप्राइजेस जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को हमें इनहेंस करना है, वो बड़ा अच्छा एक कदम है गवर्नमेंट का। दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई वो आईटी सेक्टर के अंदर जी जो बजट हमने रखा 79 अरब रुपए का हमने रखा है, और हमने कहा है कि हम डिजिटल इकोनॉमी करेंगे और डिजिटल पाकिस्तान बिल्टअप करेंगे, तो दैट्स अ वेरी गुड ओपनिंग। अच्छा, मगर देखें, बजट से पहले भी हमने जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स ने गवर्नमेंट को ये कहा कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ ज़रूर मिलाएं, क्योंकि जब तक हम तमाम शोबों को विजिट नहीं करेंगे, तमाम सेक्टर्स को नहीं देखेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम इनकम बढ़ा कहाँ से सकते हैं, हम एक्सपेंस कंट्रोल कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, टैक्स बेस बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि वही वाली बात है कि देखिए, आप खर्चों को तो कंट्रोल एक हद तक कर सकते हैं, जी एक आपको आमदन में भी इजाफा करना है। अगर आप अपने घर के एक्सपेंडिचर्स को भी देखेंगे तो आप खर्चों को एक सर्टेन लेवल तक रोक सकते हैं ना। जी देन आपने अपनी आमदन को भी बढ़ाना है। सो आमदन को बढ़ाने के लिए जब गवर्नमेंट ने कहा कि हमने एक ताजिर दोस्त स्कीम बनाई है, तो उस वक्त भी हमने अपना एक बड़ा सख्त सा एक बयान दिया था कि जी, ताजिर दोस्त स्कीम जो आपने बनाई है उसमें आपने फेडरेशन को तो ऑन बोर्ड लिया नहीं, आपने चेंबर ऑफ कॉमर्स को ऑन बोर्ड लिया नहीं। दो, उसके अंदर वजीर खजाना साहब ने अपने बजट में कहा कि 3800 ताजरों ने, रिटेलर्स ने उसके अंदर जो है वो अपना रजिस्टर्ड बिजनेस किया। चलें कि बहुत खुशाइन बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम फेडरेशन को या चेंबर्स को, हम प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लें, तो हम बहुत सारे एरियाज में इनहेंस कर सकते हैं कि हम टैक्स कलेक्शन कर कहाँ सकते हैं। जी देखिए, अब इसमें जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर हमारा जो है वो पहले ही बड़े सारे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्यों फेस कर रहा है? क्योंकि इतनी हाई एनर्जी कॉस्ट हम दे रहे हैं। जहां पर खित्ते में बिजली जो है वो 10 सेंट से कम पे है, वहां पर पाकिस्तान में 20 सेंट के ऊपर बिजली मिल रही है। तो जी वहां पर पहले ही उनको, एक्सपोर्टर्स को, एक परेशानी का सामना है। दूसरा, हमारे जो रिफंड्स हैं, टैक्स रिफंड्स जो आते हैं, उनमें बहुत डिले का सामना है। ये बात हम बार बार बीइंग बिजनेस कम्युनिटी बताते हैं कि जी, वो सर्कल ऑफ मनी और उन सारी चीजों को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टैक्स रिफंड्स में बड़े डिले हैं। स्टिल उसके ऊपर कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। हाँ, अल्टरनेटिव एनर्जी सोल्यूशन के ऊपर बात हो रही है कि हाँ ठीक है, वो एनर्जी सोल्यूशंस आएंगे और उसके लिए गवर्नमेंट इज एग्री कि उसके अंदर जो है वो सोलर सिस्टम्स में भी देखा जाए। बल्कि जी हमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज ने भी कहा कि हम अल्टरनेटिव और सॉल्यूशंस भी ला सकते हैं, सोलर से अपार्ट भी ला सकते हैं, बायोगैसेस भी ला सकते हैं। तुर्की ने हमें कहा कि वो दे कैन ब्रिंग विंड मिल्स, वेरी स्मार्ट जी सॉल्यूशन। जी मैम, तो गवर्नमेंट दैट इज अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पर सोच रही है। हम ये जो एक्सपोर्टर के लिए टैक्स रिजीम के में तब्दीली रद्द-बदल हुआ है, इस पर आते हैं। शायद हुसैन असद साहब, आपसे मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूं कि जब से, जिस दिन से बजट पेश हुआ है कौमी असम्बली से, कौमी असम्बली में एक ख़ास हल्के की जानिब से एक अफवाह फैलाई जा रही है कि फाइनेंस बिल 2024 में जनरल सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्ड रेट है
वो 18% से बढ़ाकर 19% किया गया है। आपने बजट पढ़ा है, बल्कि आप बजट के बारे में बहुत कुछ जानते होते हैं, बल्कि कुछ ये भी हमारी इतलात हैं कि बजट पर आपसे आज अब भी मुशावरत की जाती है। तो क्या ये जो अफवाह है कि इसको आप करेक्ट कर सकते हैं कि क्या सेल्स टैक्स में कोई इजाफा हुआ है? सेल्स टैक्स की शरह तो एज सच स्टैंडर्ड शरह तो नहीं बढ़ाई गई जी बहुत सारी एग्जाम्पशन जो शेड्यूल 6 और 5 में थी जी वो जहाँ पे रिड्यूस रेट थे या टोटल एग्जाम्पशन थी वो कम की गई हैं या ख़त्म की गई हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड रेट मेरे ख्याल में तो नहीं बढ़ाया गया। जी नाज़रीन, आपने ये बात सुनी है कि शाहिद हुसैन असद साहब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फाइनेंस बिल 2024 में कोई भी सेल्स टैक्स में इजाफा नहीं किया गया, बल्कि स्टैंडर्ड रेट 18% पर बरकरार है। ये डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं, लेकिन ये कुछ लोगों की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसी की तरह दूसरी अफवाह ये भी फैलाई जा रही है कि ये बजट जो है ये अमीरों का बजट है और गरीबों का बजट नहीं है, बल्कि गरीबों के ऊपर बोझ डाला गया है। तो मोहतरमा कुर्रतुल ऐन साहिबा, आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगी कि क्या ये बजट सिर्फ अमीरों का बजट है, गरीबों को कोई रिलीफ इस बजट में नहीं दिया गया? देखिए, मैं समझती हूँ कि सैलरीज को भी इंक्रीज डेफिनेटली किया गया। सैलरीड शोबे पे ज़ाहिर बात है वो टैक्स का एक मार्जिन है, वो एक बोझ तो है। उसके जी ऊपर तो हम पहले भी बात कर रहे हैं कि सैलरी क्लास के ऊपर है। और फिर एक मसला ये है हमारे यहाँ के, हम जिस शोबे पे टैक्स लगाना शुरू करते हैं फिर उसी को बार बार टैक्स की जद के अंदर लेके आते हैं। तो वो एक अप्रोप्रिएट बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं इस टैक्स के अंदर एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि कहा गया कि जी हम सेल्स टैक्स जो है वो जो रिलीफ दिया हुआ था आयरन और स्टील के स्क्रैप के ऊपर गवर्नमेंट ने वो वापस ले लिया गया है कि अब वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी ना सबके लिए खेलने जी के लिए। और फिर कम से कम ये हो जाएगा कि आपके तमाम शोबों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी टैक्स का बर्डन। जी सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीरों का बजट है। बिकॉज देखिए, अगर आप देखें तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो जितनी उसकी इनकम के हिसाब से टैक्स रेशियो उस हिसाब से बढ़ाई जाएगी, तो इट मींस के द पीपल हु आर अर्निंग मोर मनी वुड हैव टू फेस द टैक्स। या एक्सपोर्टर्स के ऊपर भी जो एक लीवी दी गई हुई थी वो भी उनसे वापस ले लिया, जिसके ऊपर डेफिनेटली एक्सपोर्टर्स की अपनी रिजर्वेशंस हैं। तो हाँ, मेरा ख्याल है मैं कि जिस एक्सपोर्टर के ऊपर जो वो लगाया गया है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। शाहिद हुसैन असद साहब, बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफा किया गया है। ग्रेड 1 से 17 तक 25% है, ऊपर वालों के लिए 20% इजाफा। इसी तरह पेंशन में 15% इजाफा किया गया है। मजदूर की कम अज कम तनख्वाह में 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए की गई है। ये जो गवर्नमेंट ने ये मेयर्स लिए हैं, आप भी बात कर रहे थे कि सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स लगाया गया है, और उसकी तफसील भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से लगाया गया है। लेकिन ये जो इक़दामात हैं ये किस तरह से पॉजिटिव असरअंदाज होंगे निचले तबके के ऊपर? एक्चुअली IMF वालों की एक रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनको समझाने की ज़रूरत ये है कि 1 लाख रुपया, 1 लाख डॉलर या 1 लाख पाउंड नहीं होता। उसकी परचेज पावर पिछले 2 साल में बहुत घट गई है। इसकी बजाय हमें कोशिश करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी पे। हमारा सबसे ज़्यादा जो टैक्स कम आ रहा है वो सर्विस सेक्टर से, ख़ास तौर पे रिटेलर और होलसेलर से आ रहा है। जी देखिए, हमारी टोटल GDP का तकरीबन 20% एग्रीकल्चर से आता है, जिससे लेस देन 1% टैक्स आता है। तकरीबन 20% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो तकरीबन 60% टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा। जी और तकरीबन 55% हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसमें होलसेलर और रिटेलर भी हैं, उसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, उसमें तनख्वाहदार भी हैं। उनका टोटल टैक्स में हिस्सा 20% है। अब अगर पूरे पाकिस्तान से 13,000 अरब के बजट में 400 बिलियन सैलरी क्लास से टैक्स आता है, तो वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अगर इसको आधा भी कर दिया जाता तो सैलरीड क्लास के हालात बेहतर हो जाते, लोगों के थोड़े से हालात बेहतर हो जाते। उसकी बजाय गवर्नमेंट को ज़ोर ये देना चाहिए कि हर चीज़ में एक तो दो चीज़ें हैं। एक तो डेबिट क्रेडिट कार्ड की
इस्तेमाल को फ़रोग दिया जाए, ख़रीदने वाले को भी, बेचने वाले को भी उसमें कुछ इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि ताजर अपनी सही सेल डिक्लेयर करने पे मजबूर हों। जी इस वक्त जिसकी सेल रोज़ की 1 लाख रुपया होती है, वो भी 1000 रुपया डिक्लेयर कर सकता है, उसको आसानी है, जबकि सैलरी वाला ये नहीं कर सकता। जी। अच्छा शाहिद साहब, दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट की बात है, हमारी इनपुट्स इतनी महंगी हैं कि हमारी एक्सपोर्ट बाहर compete नहीं कर पाती, लिहाजा उसमें उसमें इजाफा करना बहुत मुश्किल काम है। उसकी बजाय आप अपने IT सेक्टर पे तवज्जो दें। $3.5 बिलियन का गवर्नमेंट ने एस्टिमेट लगाया, वो भी थोड़ा है। ये इंडिया में 50-60 बिलियन डॉलर है, हमारा भी ये हो सकता है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। आप अपने लोगों को IT साइड पे ट्रेन करें। जी दूसरी सूरत में उसके अलावा आपको जो बहुत सारा पैसा आ रहा है वो फॉरेन रेमिटेंस का आ रहा है, एक्सपेट्रिएट से। आप अपने स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर को बाहर एक्सपोर्ट करें। माल एक्सपोर्ट करना बना के मुश्किल काम है, लेकिन बंदे बाहर भेजना आसान काम है। वो आपको डॉलर भेजेंगे। इस वक्त आपको फॉरेन रेमिटेंस जो आ रही है वो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। अगर ये जो इस वक्त 30-32 बिलियन डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, अगर ये 50-60 बिलियन क्रॉस कर जाती है तो आपके बहुत से मसले हल हो सकते हैं। जी शाहिद हुसैन असद साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। नाज़रीन, हमें किया है मेंबर कौमी असम्बली इंजीनियर मलिक गोल असगर खान बेगोर ने। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। हम आज ये माली साल 2024-25 के बजट को डिस्कस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इस एंगल से कि क्या ये बजट जो एक ऐसे वक्त में बिलाशुबा हम एक बहुत मुश्किल वक्त गुजार कर आए हैं कि हर रोज़ डिफ़ाल्ट के ख़तरात पेश किए जाते थे हमारे सामने, तो वो हम उस टाइम को गुजार के आए हैं। हमारी मईशत उस फेज से गुजर चुकी है। इकनॉमिक इंडिकेटर काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट का हो या महंगाई हो या बाकी चीज़ें हो। तो लेकिन ये जो बजट है, हमें साथ साथ इकोनॉमिस्ट ये भी इंडिकेटर दे रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि अगर इस्लाहात ना हुई और मईशत में इस्तेकाम ना, या तो खुदा ना खास्ता हम दोबारा उस पोजीशन में वापस भी जा सकते हैं। तो इस बजट को मलिक साहब आप कैसे देखते हैं? क्या ये बजट मुल्की मईशत को इस्तेकाम दे सकता है? जी बिल्कुल, इस बजट को अगर आप डीपली स्टडी करेंगे तो इस बजट की खासियत ही ये है कि बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा कोई फ्रेंडली लोगों को नज़र नहीं आ रहा। बहुत जिसे कहते हैं कड़वे फैसले, और पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हमारी जैसी गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट है, उसके लिए ये फैसले बड़े कड़वे फैसले थे जो हमने बजट दिया। लेकिन ये मुल्क के मफादात के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को नज़र में रखते हुए ये फैसले किए गए। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि इसमें हमने इशराफिया को टारगेट किया है। इस मुल्क की पहली दफ़ा इशराफिया को टैक्स के में टारगेट किया गया। मिसाल के तौर के ऊपर आपका जो एक्सपोर्टर था उसको एक बिल्कुल फ्लैट रेट के ऊपर जो है हमेशा टैक्स किया जाता जा रहा था, और उसके ऊपर एसोसिएशंस थी, जब भी उसके ऊपर टैक्स की बात की जाती थी तो बहुत शोर मचता था। पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने एक्सपोर्टर्स को नॉर्मल टैक्स रेंज के अंदर लेके आ गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। इसी तरीके से बाकी अगर आप देखें तो टैक्स नेट बढ़ाने की जो बात की गई है ये बड़ी ज़रूरी थी। अब देखें टैक्स टू GDP रेशो देखें, हमारी इवन रीजन में सबसे कम रेशो चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखें तो वो 27-28% को, उसके मुकाबले में हम तो 1/3 भी नहीं है। अच्छा मलिक साहब, हालांकि अभी मैं शाहिद हुसैन असद साहब के साथ भी यही डिस्कस कर रहा था कि दूसरी तरफ एक ख़ास तबका है जो जिस दिन से बजट पेश हुआ है ये अफवाहें फैला रहा है। कभी कहा जाता है कि सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया, फिर हुकूमत सामने लाती है नहीं सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। तो कभी वो तबका ये अफवाहें फैलाता है कि ये जो है अमीरों का बजट है, बल्कि गरीबों के ऊपर टैक्स लागू किया गया है, उन्हें कुर्बानी का और आप इससे मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। तो वो तबका जो है उसके क्या मकासद हैं? देखिए, गरीबों के पहले तो गरीबों के बजट के ऊपर बात करते थे। हमारा ज़्यादातर जो मिलियन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब्स, तो उसको यकदम 25% जंप दिया गया है ग्रेड 1 टू ग्रेड 17 तक, और ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक 22% जंप दिया गया है। तो वो तो स्ट्रेट अवे जंप है जो उनको हमने वहाँ पे, और टैक्सेस जो है हमने गरीब के ऊपर कोई नहीं बढ़ाए। इसी तरीके से जो इससे भी एक लोअर तबका है जो जिसे हमारी कुछ बेवाएँ, यतीम,
उनको बड़े मसाइल थे, उसके लिए 27% इंक्रीज़ हमने किया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की मद में, और हम 587 बिलियन इस दफ़ा जो है वो रखा गया। तो इन जो हमारी सोसाइटी के वो लोग जो हमसे पीछे रह गए, उसके लिए तो डायरेक्ट इस तरह की जो इंसेंटिवाइज किया गया बजट को। बाकी इस तरह का कोई बजट टैक्सेस ऐसे हमने नहीं लगाए जो डायरेक्टली जिसे कहते हैं जिससे गरीब आदमी इम्पेक्ट होगा। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि इसमें हमने इशराफिया के ऊपर जो टारगेट किया है इस बजट को। अच्छा मलिक साहब, आइंदा माली साल के बजट में अगले साल के लिए PSDP जो है वो हिस्टोरिकल 1400 अरब रुपए का रखा गया है, जो कि पिछले मतलब रवा माली साल जो अभी जारी है, जो जिसका 30 जून को इख्ताम होगा, इसका जो PSDP था इससे तकरीबन 2 गुना रखा गया है। तो इसके नतीजे में किस हद तक मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ को फ़रोग़ मिलेगा और बूस्टअप होगा? देखिए ये बड़ा ज़रूरी था। ये मैं अपने आपके तावन रेफरेंस से अपने पब्लिक को बताना चाहता हूँ। बेसिकली जो प्रोजेक्ट इन कंटिन्यूशन थे उनको वो दरमियान में रुक गए थे, जैसे तरक्की का पहिया रुक गया था। इसमें ये 1500 बिलियन है और इसको हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए, और इसको हमने इसलिए भी बढ़ाया कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उससे आपकी पूरी की मईशत रुकी हुई थी। जैसे आपके डुअल कैरेज वे थे, आपके मोटरवेज थे, इससे आपकी मईशत का पहिया चलते हैं। हमेशा कोई ना कोई सेक्टर आपको रखना पड़ता है। हमने इस दफ़ा पिछली गवर्नमेंट्स बड़ी आसानी के साथ रियल स्टेट को रख देते थे। बड़ा आसान है, हमारी गवर्नमेंट के लिए बड़ा आसान था कि हम रियल स्टेट को इंसेंटिवाइज करते और बड़ी तेज़ी से जो है वो पहिया दोबारा मईशत का चलता और बहुत उसकी रेल पेल पैसे की नज़र भी आना। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या था, मुल्क वहीं उसी तरीके से दोबारा डिफ़ॉल्ट के ध्यान पे जाके खड़ा होना था, क्योंकि हमारा तमाम का तमाम इजी मनी है, तमाम की तमाम वहाँ पे सारी चीज़ आपकी सरगर्मी जो है रियल स्टेट पे, तो इंडस्ट्री जो है जिससे एक्सपोर्ट बढ़ना है वो फिर आपकी पीछे हट जाती है। तो हमने इसलिए इसको PSDP में फ़ंड डाल दिया कि आपका जो पहिया मशद का चल। ये भी हुआ है ना कि पार्लियामेंटेरियन की जो ग्रांट स्कीमें हैं वो भी बहाल कर दी गई हैं, जो पहले उनको मनसूख किया गया था। तो आप मुतमईन खुश हैं इससे? जी देखें, SGD के बाद में वो रखा गया, वो कोई 75 बिलियन जो है वो टोटल रखा गया हुआ है। अच्छा ये बड़ा ज़रूरी है, जो बंदा अब देखें कोई भी दूसरे हल्के के मसाइल को नहीं समझ सकता कि वहाँ पे क्या मसाइल हैं, वह कौन सी जगह के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कौन सी जगह पे गैस नहीं है। तो इसको हम SGD इसलिए कहते हैं कि ये वहाँ पे हर हल्के में जो एक MNA आया होता है वो बड़े प्रोमिसेस करके आया होता है, बड़े वादे करके आया, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बड़े वीक हैं। जिस दिन लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो गए तो फिर इस PSDP में MNA के लिए फ़ंड रखने की ज़रूरत ही नहीं हो। लेकिन आज की डेट में ये बड़ा ज़रूरी होता है, उससे आप किसी जो आप हल्के से जो वोट ले रहे होते हैं आप उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो अभी जो ये लेकिन इसको एक तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कहा जाता है ये सियासी रिश्वत है जो कि लोगों को, अपने वोटरों को या वोटर रखने वाले लोगों को दी जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स रिजीम में तब्दीली की। तो मोहतरमा कुर्रतुल्लाह अहमद साहिबा कि ये जो आप बता रही थी, आप इसका जिक्र कर रही थी कि बजट में एक्सपोर्टर के लिए टैक्स रिजीम चेंज की गई है, क्योंकि पहले टोटल एक्सपोर्ट इनकम के ऊपर 1% फाइनल टैक्स होता था, जबकि फाइनेंस बिल 2024 में ये किया गया है कि 1% मिनिमम टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया है टोटल एक्सपोर्ट इनकम के ऊपर, और इसके अलावा जो मुनाफे पर नॉर्मल टैक्स, इनकम टैक्स, वो लागू होगा। तो इस हवाले से आप जो कह रही थी, तो क्या ये कोई इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आप समझती हैं, एक्सपोर्ट पर? जी, बिल्कुल ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्टर इससे जो है वो बड़े डिसहार्टन होंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स को पहले ही बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, जो कि बार-बार हम एज़ बात बिज़नेस सुने, कम्युनिटी जो है मुश्किलात का गवर्नमेंट सामना को तो अपने मुश्किलात का अपने सामना तो सबको है, लेकिन इसको ये देखें कि सैलरीड क्लास या नॉन सैलरीड क्लास के ऊपर ज़्यादा बर्डन आया है, तो वो तो प्रॉपरली इनकम टैक्स देते हैं। अब एक्सपोर्टर का जो एक्सपोर्ट पर मुनाफा है, उसके ऊपर इनकम टैक्स क्या उनको नहीं देना चाहिए?
इब्रार साहब, मसला ये है कि अभी भी जो एक्सपोर्टर या इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अगर आप उसको देखें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ है, जी, क्योंकि आपके यहाँ जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉस्ट ऑफ गैस है, वो खित्ते में सबसे ज़्यादा है। हम 25-26 सेंट के ऊपर जो है ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि हमारे साथ बाकी मुल्कों में जो है वो इंडस्ट्री 10% से नीचे पे ऑपरेट कर रही है। हमारे यहाँ जो मार्कअप रेट्स हैं, वो आपको पता है कि पहले 22.5 प्लस काइबर था, अब 20.5 प्लस काइबर हो गया, फिर भी बहुत ज़्यादा है वो। हम जो बार-बार अपनी एक रिक्वेस्ट देते रहे हैं गवर्नमेंट को और दे रहे हैं, बिकॉज़ अभी तो इसने डॉक्यूमेंट होना है, अप्रूव होना है, तो हम यही कह रहे हैं कि जी कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आप कम करें, आप कॉस्ट ऑफ मार्कअप को कम करें। तो हम भी ये चाहते हैं कि जी, फेडरेशन भी ये चाहती है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए, बल्कि हमने इस बार बैठ के अपना एक टारगेट फेडरेशन में रखा कि हमने अगर 30 बिलियन की पिछले साल पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, तो हमने इसको बढ़ा के 100 बिलियन पे लेके जाना है, ताकि पाकिस्तान जो है वो बेहतर तरीके से चल सके। देखिए, हम भी यही बात करते हैं कि आप टैक्स नेट को ब्रॉड करें, और टैक्स नेट को ब्रॉड करने के लिए वही बात जो अभी यहाँ पर बाकी लोगों ने भी की, कि जी हम रिटेलर्स को इसके अंदर लेके आए, हम सर्विसेज इंडस्ट्री को लेके आए। देखिए, हमें अब देखना ये भी है कि कहाँ से हम इनकम बढ़ा सकते हैं, ना कि हम जो सेक्टर हमारे कुछ थोड़ा सा सर्वाइव कर रहे हैं, हम उनके लिए मसले पैदा करें। हमारे जी। बहुत सारे, आपको पता है कि बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं, वो बंद हो रहे हैं इन दिनों जी, के आप अंदर, दुरुस्त कह और रही हैं। पीछे भी जो है वो बंद आप होते दुरुस्त कह रहे रही हैं। हैं, बिलाशुबा हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी मईशत अपने पाँव पर खड़ी नहीं होगी। लेकिन ये जो टैक्स लागू किया गया है, ये टैक्स रिजीम चेंज की गई है, ये है कि अगर कोई मुनाफा कमाता है तो अपनी इनकम के ऊपर टैक्स भी देना चाहिए। शायद हुसैन असद साहब, इस हवाले से भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जो 1% मिनिमम टैक्स लगाया गया है, कि फर्ज करें अगर कोई एक्सपोर्टर खसारा करता है तो फिर ये रिफंडेबल उस तबके के बकौल नहीं। आपने फाइनेंस बिल पढ़ा है, क्या ये वाकई रिफंडेबल नहीं होगा? जी, मिनिमम टैक्स का मतलब तो यही होता है राणा साहब, लेकिन ये जो ख़राबी हमारे टैक्स सिस्टम में आई थी, ये 91 ऑनवर्ड्स आई थी। इससे पहले तमाम इनकम नेट प्रॉफिट बेस पे ही टैक्स हुआ करती थी। जी, 91 से हमने प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट दिया कि जो विदहोल्डिंग होगी वो फाइनल डिस्चार्ज हुआ करेगी, बाद में फाइनल डिस्चार्ज से हम निकाल के उसको मिनिमम टैक्स पे ले आए। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म हो गई, लोगों ने अकाउंट्स रखने बंद कर दिए। अभी तमाम सेक्टर्स जो हैं वो मिनिमम टैक्स में इसलिए डाल दिए गए हैं कि लोग अकाउंट्स बाकायदा से मेंटेन रखें राइट। और अपनी सही इनकम डिक्लेयर करें। अब सिर्फ ये एक्सपोर्टर बच गए थे, अगर उनको भी उन्होंने यही कहा है कि आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करें, तो वो दुरुस्त बात है। और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाएंगे, तो अगर किसी का लॉस होगा तो अगली किसी पॉलिसी में उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। जी। शाहिद साहब, एक और भी एक्सपोर्टर की तरफ से मुझे एप्रीहेंशन आई हैं। वो ये कहते हैं, क्या ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत नहीं होंगे, बल्कि एफबीआर के अफसरान इनके छापे भी मार सकेंगे और इनका रिकॉर्ड भी चेक कर सकेंगे, और कहते हैं कि हम हिरासा होंगे। क्या ये जो एप्रीहेंशन है ये उनकी दुरुस्त हो सकती है? नहीं नहीं, ये यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में ही रहेंगे। जी, ऑडिट में सिर्फ वो आएगा जो बाकी सिस्टम पे, जैसे बाकी लोग कभी ऑडिट में कोई 1%, 2%, 4% कभी आ जाते हैं, वही आएंगे। सारे लोग ऑडिट में नहीं आएंगे। जी, जी। जो ऑडिट बेल्ट कंप्यूटर बेल्टिंग के जरिए ऑडिट होता है, उसी के तहत ही होगा ना? जा जा जी, जी। शायद साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। मलिक साहब, आज हम हमारे पास एक अजीब मौजू आ गया है कि मुसलसल अफवाहों का बाजार गर्म है। जिस तरह के अगर हम बजट देखते हैं तो करंट एक्सपेंडिचर जो कि गैर तरक्याती अखराजात हैं, रवा माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल के लिए उसमें 20% इजाफा किया गया है, जो कि एक बुक्स में क्लियर है। आपने जिस तरह बताया कि BISP में 27% इजाफा हुआ है, बिलाशुबा हुआ है। लेकिन एक तबका मुसलसल ये प्रोपेगेंडा भी कर रहा है, वो दिफाई अखराजात को लेकर। हालांकि अगर हम देखें तो दिफाई अखराजात में 20% से कम इजाफा किया गया है, जो कि 15.64% इजाफा है। मतलब आपके करंट एक्सपेंडिचर में
टोटल इजाफा 20% है और ये 15.64% इजाफा है। लेकिन यह तबका 2122 अरब रुपए के दिफाई अखराजात की एलोकेशन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा मतलब है कि ये डिजास्टर की तरह पेश कर रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसमें प्रोपेगंडा तो बड़ा आसान है करना, उसको जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। अब जिस मुल्क में आपको 9,000 अरब रुपया सीधा सीधा चला जाए आपका डेट पे के अगेंस्ट, उसके आपके इंटरेस्ट के, तो उसमें 2,000 की वैल्यू के ऊपर फोकस करने के बजाय हमें उधर देखना है कि हमने इस 9,000 का क्या करना है, और वो बढ़ रहा है मुसलसल बढ़ रहा है और उसके बेनिफिशियरी हैं। तो उसके ऊपर फोकस करना है कि हमने उससे कैसे जान छुड़ानी है, और वो इस बजट में उस चीज़ पे फोकस किया गया। जैसे हमारी बहन ने अभी कुरतुलैन साहबा ने कहा कि जी बिजली को हमने कम करना है, कैसे कम होगी। इस बजट में अगर आप देखें तो हमने पैसे कहाँ पे रखे हैं जी, ये रखे हैं हमने हाइड्रो पावर के लिए, जो सबसे कम तरीन बिजली बनाने का जो है, ये एक लंबा 70-75 साल की है। क्या ये बजट हमारा है? हाँ, क्या ये बजट हमारी गवर्नमेंट के ऊपर अचानक आके तब्दीलियाँ होगी? पीछे 75 साल का है। आज हम इसकी जो है बुनियाद रखेंगे तो ये आगे चलेगा। जहाँ तक डिफेंस के बजट की बात है, देखिए यहाँ पे एक एक्सपेंस है, आप जहाँ बैठे हुए हैं, अब जितना एक्सपेंस मर्जी, आप एक लिमिट से ज़्यादा तो एक्सपेंस कम नहीं कर सकते। अब करते जाएं, आखिर में आपको एक लाइट और एक फ़ैन की ज़रूरत तो फिर भी पड़ेगी, फिर भी उसका बिल आएगा। इसको आप एक हद से ज़्यादा एक्सपेंस को डिफेंस को नहीं कर सकते। हमारी जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक साइड के ऊपर हमारा अजली दुश्मन साइड पे बैठा हुआ है, दूसरा एक साइड 2 सुपर पावर्स के दरमियान में हम बैठे हुए हैं, इसको हम इससे मजीद एक्सपेंस को बजट जो होता है, बजट तो बनता है रुपी डॉलर पैरिटी के ऊपर, ऐसे ही है। ये जो करंट एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज है, ये रुपी डॉलर पैरिटी का इसके साथ गहरा ताल्लुक है। उसके बावजूद जो डिफेंस बजट है वो इससे भी नीचे है, अच्छा, इसको अब मजीद हम कम नहीं कर सकते। अब करना क्या है, दूसरी तरफ से हमने बढ़ाना है। आपके स्टूडियो में मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे ज़रूर रखना चाहता हूँ बोले के सामने। हमारा टोटल जो इस टाइम फोकस है गवर्नमेंट का, वो सस्टेनेबिलिटी है, और वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक हम अपने रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ाएंगे। रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे 2-3 तरीक़ों से। एक रेवेन्यू बढ़ेगा कि आप टैक्स नेट को बढ़ाएं। अब टोटल 1% जो है हमारे पास टैक्स पेयर्स हैं। पाकिस्तान के टोटल जो है आप टैक्स पेयर्स देखें तो पूरी आबादी का 1% है जी। अब एक्टिव टैक्स पेयर जो 1% है। अच्छा, उससे आप आगे चले जाएं, या टैक्स पेयर्स का बढ़ाना पड़ेगा, आपका नेट बढ़ाना पड़ेगा, वो हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी। एक्सपोर्ट किस सेक्टर की? आपका ह्यूमन रिसोर्स है, मिनरल है, ये वो चीज़ें हैं जो दुनिया के पास नहीं है। हमारे पास ज़्यादा माइनिंग। आप जापान जैसी गाड़ियाँ बनाते हुए हमें अगले 50-100 साल लगेंगे, लेकिन जापान को हमारे जैसा रूबी, एमरल्ड, सफ़ायर और इवन कॉपर, गोल्ड, आयरन वो तो नहीं बना सकता वो। उसकी तो 700 बिलियन की इंपोर्ट है जापान की, और वो इंडस्ट्रियल मिनरल ज़्यादा इंपोर्ट करता। इसके ऊपर हमारे फोकस सिस्टम है। आपके सिस्टम एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा फोकस है। तो इस तरह हम सारे उन प्रोजेक्ट्स को इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट भी कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आपका जो है आपके पास डॉलर्स आएंगे। अच्छा, तीसरा जो मेजर सोर्स है हमारा, वो है ज़ाहिर फॉरेन रेमिटेंसेस हैं। फॉरेन रेमिटेंसेस के लिए इस टाइम बहुत बड़ी मार्केट जो है वो, क्योंकि हमारी ज़्यादा मार्केट थी यूएई में, या फिर जा रहे थे सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे जो हम 15 बंदे भेजते हैं, अगर इसके मुकाबले हम एक बंदा भेज दें जापान या जर्मनी या तुर्की, उनका जो रेवेन्यू है वो एक बराबर है। इसके लिए अभी हमने इंसेंटिवाइज़ किया है, हम लैंग्वेज सेंटर बना रहे हैं। जापान इस टाइम 2nd लार्जेस्ट इकानमी है वर्ल्ड की, या 3rd लार्जेस्ट। 725 बिलियन डॉलर उनका एक्सपोर्ट है। 725 बिलियन, हम टोटल 30 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं। उनको 4 मिलियन लोग चाहिए। अब वहाँ पे जो 4 मिलियन लोग चाहिए, द बैरियर्स आर द लैंग्वेज। उनको इतना ज़्यादा टेक्निकल लोग भी नहीं चाहिए। जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें उनको पाकिस्तान के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ 2021 के अंदर, तो उस पर हमारा फोकस है कि हम जापान बढ़ाएं। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है जर्मनी में, दे नीड मेल नर्सेस, और उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। हम नर्सिंग कॉलेज, अगर आप हमारे बजट में देखें तो हमने नर्सिंग कॉलेज इस्लामाबाद में भी एक बना रहे हैं, जिससे हम आपका ह्यूमन रिसोर्स टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। तो ये टर्की में आपको चाहिए, आपका ये जो टूरिज़म के लिए, ये जो बच्चियाँ जो ये होटल इंडस्ट्री के अंदर है, तो उसके लिए हमारा फोकस है। तो इससे हम ये एक्सपोर्ट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरी फोकस्ड है कि हमने ये 3 तरीक़ों से रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी अभी मुश्किल लगेगा, ज़ाहिर है ये बजट हमने बहुत सारी सब्सिडीज़ ख़त्म की हैं, हमने बहुत सारा फ्लैट बजट दिया है, लेकिन इसलिए ये कड़वा घूंट भरा गया है कि ताकि मुल्क सही ट्रैक पे चले। जी, ये कड़वा घूंट भरा गया है। शाहिद हुसैन असद साहब, अगले माली साल के लिए बजट में रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 12,970 अरब रुपए रखा गया है।
ये भी एक अफवाह है कि हर साल, अब आप रिटायर हैं एफबीआर से, लेकिन जो बजट साजी में है कि ये अफवाह है, क्या आप इसको करेक्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि आपसे बजट पर मुशावरत अब भी होती है? मैंने साहब ने जो जो पॉइंट्स ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से कहे हैं, मैं इनको एंडोर्स करता हूँ। इससे हमारी फॉरेन रेमिटेंस बेहतर हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आपकी इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ बिजली है, और बिजली में सबसे ज़्यादा ख़र्चा बढ़ता है कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। जी जब ये 94-5 में ये एग्रीमेंट्स हुए थे, तो चाहे उन लोगों से गलती हुई थी या जो भी बात उनको समझ नहीं थी, उस वक्त तो कैपेसिटी चार्जेस को शामिल किया गया था। बाद में जितने मुआहदे हुए हैं वो ज़्यादातर कंपनियां लोकल हैं, उनके साथ रीनिगोशिएट करना चाहिए और उन कैपेसिटी चार्जेस को ख़त्म करना चाहिए, ताकि एक्चुअल बिजली जो जितनी उनसे हम ख़रीदते हैं उसकी पेमेंट करें। इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है वो 47,000 मेगावाट बिजली मैन्युफैक्चर करने की है, जबकि हमारा इस्तेमाल 24-25 हज़ार मेगावाट है। बाकी की कीमत हमें खामखा पे करनी पड़ती है। जी शाह साहब, इसका कुछ इलाज करना शाह चाहिए साहब, गवर्नमेंट भी इस पर ताकि ये सोच रही बिजली है। का रेट कम हो, जी जी जी, गवर्नमेंट भी इस पर सोच रही है ताकि आपकी जो आपकी एक्सपोर्ट सस्ती तभी हो सकती है कि आपकी इनपुट सस्ती हो, ताकि आपके एक्सपोर्ट बाहर कम्पीट करे। आपसे मैं पूछना चाहता था कि ये जो बजट में आइंदा माली साल का जो रेवेन्यू टारगेट रखा गया है 12,917 अरब रुपए का, यानी कि रवा माली साल के मुकाबले में 40% इजाफा का टारगेट रखा गया है। इसी तरह बजट में टैक्स टू जीडीपी का जो टारगेट है वो भी 13% टू जीडीपी रखा गया है। तो क्या, क्योंकि आपने बहुत सारे बजट बनाए हैं एफबीआर में बैठकर, तो आप क्या समझते हैं कि ये एफबीआर अगले माली साल के दौरान बासानी हासिल कर पाएगा? देखिए जी, इसमें अगर एफबीआर ने पिछले साल 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ दी है, तो उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले साल भी ये बेहतर ही परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ तो है, इसका तरीक़ेकार होता है बजट बनाने का एक, कि जो इन्फ्लेशन का रेट है और जो जीडीपी की ग्रोथ है वो, और उसके अंदर जो इन प्लस उसमें टैक्स रेवेन्यू मेजर्स आपकी शामिल किए जाते हैं। जी इस वक्त जो इन्होंने को 1700 बिलियन के टैक्सेस ज़्यादा लगाए हैं, मेरे ख्याल में वो थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन प्रॉपर एनफोर्समेंट से उनको शायद हम बेहतर तरीके से मेकअप कर सकें। जी, कुरतुलैन साहिबा, आपसे ये मेरा सवाल है कि बजट में रियल स्टेट के शोबे के ऊपर काफ़ी टैक्सेस लगाए गए हैं, ख़ास तौर पर कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा किया गया है। फिर रियल स्टेट की ख़रीदो फरोख्त में जो 5 साल का एक टन्योर था वो भी ख़त्म किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके क्या असरात पड़ेंगे मुल्क में बिजनेस के ऊपर, और ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग के शोबे के में इन्वेस्टमेंट में इजाफा देखती हैं आप? देखिए, इसमें एक मसला ये है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो 5% हमने ऐड की है इस बजट के अंदर, जी उससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सिर्फ एक शोबा नहीं है ना, उसके साथ बाकी भी अलाइड 62 के करीब जो हैं वो शोबे मुंसलिक हैं। सो ये जो एफईडी लगा है वो डेफिनेटली उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, ना सिर्फ आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बल्कि रेजिडेंशियल वालों के ऊपर भी चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि इसका अगर हम प्रॉपर एक कोई निज़ाम बना लें, क्योंकि हम बात ये करते हैं कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हमारे रियल स्टेट के अंदर आती है तो वो उससे कोई प्रॉपर तरीके से हमें इनपुट वैसे नहीं मिलता कि लोगों को कोई रोज़गार नहीं मिल रही है, चीज़ें नहीं मिल रही। तो देखिए, हमें हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्यों मजबूर है सिर्फ रियल स्टेट में ही इन्वेस्ट करने पर? जी हमने क्यों अपने स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स को इतना उनका ट्रस्ट डेफिसिट क्यों क्रिएट किया कि वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं काम करना चाहता? देखिए, इस वक़्त में मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे पास एक इदारा जो SIFC बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास से, उसको अपना एक बहुत फ़ाल किरदार अदा करना है, क्योंकि जितने नॉन जी रेज़िडेंट पाकिस्तानी हैं या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अभी बलोच साहब ने नहीं, फरमाया कि जी हमारे पास लेकिन डिमांड है लेकिन ये भी ह्यूमन एक रिसोर्स हकीकत के है हवाले से। मैम, ये भी एक हकीकत है कि रियल स्टेट में बगैर काम किए बड़ा भारी मुनाफा लोग कमा रहे हैं, तो वो फिर
कोई काम क्यों करेंगे? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेस में मेहनत करके मुनाफा मिलता है ना। उसके मुकाबले में जब काम किए बगैर उससे डबल या ट्रिपल, 2 गुना 3 गुना मुनाफा मिल रहा हो, तो फिर उसमें ही लोगों ने पैसा डालना है। मलिक साहब, ये जो इशू है, जो हुकूमत काफ़ी सालों से ये मुतालबा था रियल स्टेट के बारे में, जो आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि रियल स्टेट सिर्फ इसका टैक्स कंट्रीब्यूशन 0.3% है, और ये तकरीबन टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का 48% होल्ड करता है। ऐसे ही ठीक है। अब इसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है, तो क्योंकि ये तो हकीकत है कि बगैर मेहनत किए, बगैर काम किए मुनाफा में लोगों को मिल रहा है, फिर सट्टेबाजी, फाइलों की खरीदो फरोख्त होती है, सब कुछ होता है। तो अब इसके मईशत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? ख़ास तौर पर क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ? देखिए, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि क्या टैक्सेस हम पाकिस्तान में लगा रहे हैं या दुनिया में नहीं होती। आप सारे डेवलप कंट्रीज़ में चले जाएं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इवन डेवलप हो चुका है, कनाडा, अमेरिका, और उनकी परसेंटेज देखें 45%, 50% टैक्सेस हैं। अब पाकिस्तान में हम उस तरफ जा रहे हैं, और एक न एक दिन हमें जाना पड़ेगा अगर हम एक ऐसी स्टेट बनाना चाहते हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा दे सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, तो उसके लिए तो टैक्स रेवेन्यूज़ की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, रियल स्टेट में गवर्नमेंट ने एक और साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जिसके लोगों को बड़ा कम पता है, और उसमें हमने एक SCCP को रेगुलराइज करने के लिए फ्यूचर में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, रीट का एक मॉडल पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड था, पाकिस्तान में नहीं था, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। वो एक टेंजेबल और एक बड़ा सॉलिड किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर ये रियल स्टेट के लोग करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली बैंक आ जाता है, रेगुलेटर आ जाता है, वो प्रोजेक्ट जॉइंटली करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा होता है। बैंक उसको, अब यहाँ तो ये हो रहा था अनफॉर्चुनेटली कि न जाए रफ्ता न पाए मानना, ना अपनी जगह होती थी उसके पास, ना कंस्ट्रक्शन के पैसे होते थे, जगह किसी की होती थी, एक एडवर्टीजमेंट चलाई सोशल मीडिया पे ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, और प्रोजेक्ट बेचना शुरू कर दिया, मल्टी बिलियंस इकट्ठे किए, या आपके पास जगह नहीं है, एक आपने टावर लॉन्च कर दिया, उस पर बहुत ज़्यादा पैसा, और वो ऐसे एक बबल इकानमी सी बनती जा रही थी। अब हम उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पे दुनिया कर रही है। अब चाइना में आपका तब तक चीज़ बेच नहीं सकते जब तक आप 70% उसकी कंस्ट्रक्शन ना कर सकें। तो ये वो रेगुलेटरी मेजर्स हैं जो आखिर एक न एक दिन स्टेट ने लगानी होती हैं। तो अब पाकिस्तान ने वो शुरू कर दी हुई हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी तकलीफ़ नज़र आ रही है उस सेक्टर को कि यार बड़ा रुक रहे, लेकिन इससे कोई नहीं, जिसने मुनाफा कमाना है, वैसे भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है उस मिनिस्ट्री में। अगर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लग भी गई है तो उससे इतना नहीं, बाकी जो टैक्सेस लगे हैं वो इस चीज़ के ऊपर हैं, वो मुनाफे के ऊपर हैं। जिसने अपना घर लेना है या उसने अपने घर लेके वो बेचना नहीं चाहता, कैपिटल गेन टैक्स क्या है? वो तो ये है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर वो टैक्स है ना। तो वो टैक्स देने में क्या अर्ज है? आप बाहर चले जाएं, वहाँ 50% जो है आपकी इनकम का आपको टैक्स देना पड़ता है। बाज़ार बड़ी बड़ी नज़र आती हैं तनख्वाहें कि जो वो उसकी एनुअली $5 लाख है या $1 लाख है। एंड ऑफ द डे वो हैंड टू माउथ ही होते हैं। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ के अंदर उनको टैक्स देना पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे टैक्सेस का रुझान जो है, इस मैंने कहा ना कि इसमें एक कड़वा थोड़ा सा लगेगा बजट, लेकिन ये फ्यूचर के लिए रेगुलेटरी होगा। बाकी इधर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारे भाई ने फरमाया कि हम ये शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बिल्कुल पहले ऐसा ही था कि हम लोग सिर्फ हेल्प कर रहे थे। ये पहली दफ़ा इस बजट में अगर आप देखें तो हमने एक ख़ास परसेंटेज टेक्निकल प्रोग्राम्स शुरू करने के लिए इसमें रखी है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। और वो बजट जो है वो स्पेशली इसलिए जाएगा, जो भाई ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि हम लोग कुछ लोगों को ट्रेन कर सकें ताकि वो कंट्रीब्यूट करें। और स्पेशली जो वीमेन का जो किरदार है इसके अंदर, ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, वो बड़ा ज़रूरी है। इस पर बड़ा अच्छा जो बांग्लादेश का मॉडल है, बड़ा अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करवाया है अपनी ख़वातीन से इसकी इकानमी के अंदर। तो उस मॉडल पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस दफ़ा हमने इसको बाकायदा डाला है, बजट डाला है। मलिक साहब, वक्त की कमी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शाहिद हुसैन असद साहब, आपने अपना कीमती वक्त का भी बहुत शुक्रिया। कुरतुल साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि अगर हमें अपने मुल्क के साथ थोड़ी सी भी हमदर्दी है तो टैक्स देना होगा। जैसा पहले चलता रहा है अब नहीं चलेगा, क्योंकि इकोनॉमिस्ट, चोटी के इकोनॉमिस्ट अब भी हमें कह रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं कि इस्लाहात करनी होगी, खसारे वाले इदारों को बेचना होगा, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स बेस बढ़ाना होगा, हासिल करना होगा, वरना दोबारा भी हम जो 2 साल पहले वाली पोजीशन है, खुदा ना खास्ता उधर जा सकते हैं। लिहाजा टैक्स सबको देना होगा। अगले इतवार को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।